हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में न्यू पे स्केल के बारे में और हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती को लेकर क्या नया अपडेट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिमाचल सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए संशोधित वेतनमान के नियमों की सोमवार को अधिसूचना जारी की। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन किया गया है। करीब 2 लाख पेंशनर्स पर सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वेतन बढ़ोतरी के 2 फार्मूले तय किए गए हैं। बढ़ा हुआ वेतन फरवरी में मिलेगा, अर्थात जनवरी पेड फरवरी। वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों के पास 2.59 व 2.25 के फैक्टर के 2 विकल्प होंगे। एक बार विकल्प चुनने के बाद बदला नहीं जा सकेगा, इसलिए कर्मचारियों को ध्यानपूर्वक अपना विकल्प चुनना होगा। एरियर कब मिलेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 27 नवंबर को शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की मोहर लगने के बाद इसे अब लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतन देती है। पंजाब सरकार ने पिछले साल जुलाई में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी। अब नहीं मिलेगा 4-9-14 का लाभ। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में 4-9-14 को समाप्त कर दिया गया है। इससे HAS व HPS अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर व अन्य अधिकारियों को नुकसान होगा। जिन कर्मचारियों को पदोन्नति न होने से 4-9-14 का लाभ मिलता था, वो भी इससे वंचित होंगे। इससे कर्मचारी वर्ग में थोड़ा सा रोष जरूर है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के 2009 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों की ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है, उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसके आधार पर ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ होगा। इसके अलावा बाकी सभी श्रेणी के कर्मचारियों को 2.59 के फैक्टर के तहत वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में करीब 78% कर्मचारियों की ग्रेड पे 2012 में बढ़ी है। इस कारण इनके पास दोनों में से कोई एक फैक्टर चुनने का विकल्प होगा। किन श्रेणियों को इस नए वेतनमान का लाभ नहीं होगा? तो नए संशोधित वेतनमान के दायरे में अखिल भारतीय सेवा कैडर, न्यायिक सेवा अधिकारी, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी व अनुबंध कर्मचारी नहीं आएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले भी अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे। अब देखिए, जनवरी 2016 से होंगे ये नियम लागू। अधिसूचना में छठे पंजाब वेतन आयोग को लागू करने के बाद कर्मचारियों के एरियर के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान जनवरी 2016 से लागू होंगे। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक का वेतन का एरियर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद मिलेगा। हालांकि बाद में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें DA कैसे मिलेगा, वो इस प्रकार से है। 1/1/2016 से कोई DA नहीं मिलेगा। 1/7/2016 से 2% ऑफ बेसिक पे। 1/1/2017 से 4% ऑफ बेसिक पे। 1/7/2017 से 5% ऑफ बेसिक पे। 1/1/2018 से 7% ऑफ बेसिक पे। 1/7/2018 से 9% ऑफ बेसिक पे। 1/1/2019 से 12% ऑफ बेसिक पे और 1/7/2019 से 17% ऑफ बेसिक पे और 1/7/2021 से 28%। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में DA मिलेगा। अधिसूचना में पंजाब की तर्ज पर
न्यूनतम 18,000 वेतन निर्धारण तथा ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि 28% डीए को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अधिसूचना के बाद साफ है कि कर्मचारियों को मूल वेतन का 28% डीए मिलेगा। इसके साथ ही चिकित्सकों को मिलने वाले एनपीए को लेकर अधिसूचना में स्थिति साफ कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक चिकित्सकों, आयुर्वेद डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों को मिलने वाले नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए 20% होगा। मूल वेतन व एनपीए की रकम किसी भी सूरत में 2,18,600 से अधिक नहीं होगी। एनपीए की गणना में किसी और भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा। और इसमें एक बात और भी है कि जो नए भत्ते हैं वो अभी नहीं मिलेंगे। सरकार ने कर्मचारियों को संशोधित वेतन देने के बारे में तो नियम अधिसूचित कर दिए हैं, लेकिन इनमें साफ लिखा गया है कि आवास भत्ता यानी कि एचआरए, टीए व डीए जैसे अन्य भत्ते फिलहाल पुरानी दरों पर ही मिलेंगे। बढ़े हुए भत्तों से संबंधित अधिसूचना अलग से जारी होगी। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कर्मचारियों की लगभग 250 श्रेणियां हैं। नए वेतनमान का लाभ केवल नियमित यानी कि रेगुलर कर्मचारियों को ही मिलेगा। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का आभार जताया है। आयोग ने स्टेट सचिवालय सर्विस के कर्मचारियों के वेतन को अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा दोगुना करने की सिफारिश की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सचिवालय सर्विसेज सेवाओं के कर्मचारियों के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सचिवालय सर्विसेज के कर्मचारियों को 250 से 2,500 रुपये तक का फ़ायदा इस नए पे कमीशन से मिल रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर उलझन में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती। हिमाचल के शिक्षा विभाग में हो रही मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती उलझन में पड़ सकती है। अभी राज्य सरकार कुल 8,000 पदों में से करुणामूलक के आधार पर 4,000 पद भर रही है, लेकिन इस भर्ती के लिए बनाए गए रूल 18 के खिलाफ हाई कोर्ट में बहुत सारी शिकायतें दर्ज हो गई हैं। इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई है और राज्य सरकार की तरफ से दिए गए जवाब की स्क्रूटनी भी इस दौरान होगी। इससे पहले इसी तरह की भर्तियों के लिए अंशकालिक जलवाहक नीति के नियम 12 को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस रोल को बचाने के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ गया था। इसी तरह का प्रावधान भी अब रूल 18 के तहत है, जिसमें मुख्यमंत्री को कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति का अधिकार है। इसी अधिकार के खिलाफ कुछ स्कूलों में हाई कोर्ट में केस पहुंचे हैं और लोग यह मांग कर रहे हैं कि रूल 18 की बजाय रूल 7 के तहत उनके स्कूल में भर्ती की जाए। रूल 7 के तहत एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सीधे भर्ती करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले मंडी के बक्सियाड़ ब्लॉक के एक स्कूल में भी हाई कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि सरकार रूल 18 के तहत भर्ती नहीं कर सकेगी, जबकि रूल 7 के तहत भर्ती के लिए राज्य सरकार को छूट दे दी गई है। इसी केस में सबसे पहले राज्य सरकार से मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति पर जवाब मांगा गया था और ये जवाब दायर भी हो चुका था, लेकिन अब जिला सिरमौर से बहुत सारी याचिकाएं एक साथ आ गई हैं और अब तक 7 से ज़्यादा केस हाई कोर्ट में इस भर्ती से संबंधित लंबित हैं। ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई में ये पता चलेगा कि ये पॉलिसी रहती है या कोर्ट से इसे स्टे मिलता है या इसे निरस्त कर दिया जाता है। राज्य सरकार की नज़र भी इस पर है। यदि ये पॉलिसी नहीं टिकती तो उसके बाद सरकार को सीधी भर्ती से कैसे बचाना है, इस पर सोचना होगा। अब तक इस पॉलिसी के तहत करुणामूलक भर्ती में करीब 1100 मामले सरकार से क्लियर हुए हैं, जबकि नियुक्ति केवल 150 लोगों को ही मिल पाई है। इसकी एक वजह प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्तर पर होने वाली देरी भी है। इसी पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को एक बार कैबिनेट में भी तलब किया गया था और उन्हें
15 दिन की डेडलाइन भी दी गई थी एप्लीकेशंस की वेरिफिकेशन के लिए। अब सरकार, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केस आ गए हैं, तो सरकार के मन में ये आशंका रहेगी कि ऐसे बहुत सारे और भी केस आ सकते हैं, तो जल्दी से इस भर्ती प्रक्रिया को निपटाया जाए। इससे संबंधित जो भी जानकारी, जो भी नया अपडेट मिलेगा, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।